हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है साथियों। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में बीए फर्स्ट ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य और कहानी चयन का, ये बुक का नाम है साथियों, आपके सेकेंड पेपर में जो बुक है कहानी से संबंधित, उसका नाम है कहानी चयन का। और इस कहानी में तीसरे नंबर की कहानी है, फर्स्ट नंबर की और सेकेंड नंबर की कहानी, पहली और दूसरी, ये मैंने पिछले वीडियोज में कंप्लीट करवा दी है साथियों। इसके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको वीडियोज में देखने को मिल जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर की कहानी का नाम है मधुआ। मधुआ एक असहाय बालक है, उसका नाम है बच्चों। तो ये जो कहानी है सामाजिक परिवेश से जुड़ी एक मनोवैज्ञानिक कहानी है साथियों, और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो साथियों, जैसा कि कहानी में आगे देखेंगे, मुख्य पात्र कौन है? मधुआ। और गौड़ पात्रों में आता है सरदार ठाकुर सरदार सिंह, शराबी और लल्लूलाल जमींदार। ये तीन गौड़ पात्र हैं आपके, और एक मुख्य पात्र है कौन? मधुआ। तो साथियों, इसमें जो है ना पूरी कहानी के अंदर मधुआ, ठाकुर सरदार सिंह और शराबी, अधिकतर देखा जाए तो मधुआ और शराबी, इन दोनों के जो कहानी का पूरा घटनाक्रम है इन दोनों पात्रों के ही इर्द गिर्द घूमता है, शुरू से लेकर के अंत तक। पूरी कहानी में इन दोनों की ही चर्चा ज्यादा हुई है, इन दोनों का ही चरित्र उभारा है लेखक ने। तो आप देखेंगे आगे। सबसे पहले हम चलते हैं साथियों लेखक परिचय, जयशंकर के बारे में, जो हमारे लेखक हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं साथियों। तो जैसा कि जयशंकर प्रसाद साथियों छायावादी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म वाराणसी के उत्तर प्रदेश में 1889 में हुआ था, और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था साथियों, जो एक व्यापारी थे। बचपन में ही पिता और बड़े भाई का साया इनके सिर से उठ जाता है, और ये जो है इन्होंने स्वाध्याय से ही, स्वाध्याय मतलब स्वयं पढ़ाई करके अपने द्वारा स्वयं हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था साथियों। इनका जीवन संघर्षमय रहा है। इस महान लेखक की मृत्यु साथियों 1937 में वाराणसी में ही हो गई थी। तो इनका जन्म जो है 1889 में हुआ था साथियों। जन्म सन 1889 में। वाराणसी में हुआ। और निधन सन 1937 में। ये भी वाराणसी में ही हुआ है साथियों। वाराणसी में हुआ था। तो साथियों, जैसा कि लेखक के बारे में, जैसे हमने कल जो कहानी थी आपकी दूसरे नंबर की कहानी, जो उस कहानी के जो लेखक थे वो थे मुंशी प्रेमचंद, जैसे कि नमक का दरोगा जो दूसरे नंबर की कहानी थी। तो मुंशी प्रेमचंद की तरह ही
साथियों ये जयशंकर प्रसाद भी कहानी के लेखकों में अग्रणी माने जाते हैं और इन्होंने अपने जीवन में जो कहानियों की रचना की है साथियों, वो कहानी जो है इनकी जितनी भी कहानियों का इन्होंने लेखन किया है, इन कहानियों में साथियों उन्होंने साहित्य को एक नवीन दिशा प्रदान की है। तो देखा जाए तो इनके प्रमुख रूप से 4 कथा संग्रह हैं, जैसे कि कथा संग्रहों के नाम हैं आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि और इंद्रजाल। ये 4 इनके कथा संग्रह हैं साथियों। और इनका जो है ना कहानियों के जो पात्र इनकी कहानी में हैं वो सामान्य वर्ग से ही आए हैं, किंतु प्रसाद जी ने उनके मनोभावों को सूक्ष्मता से अंकित किया है। उन सामान्य मनुष्यों में संवेदना की गहनता को व्यंजित किया है। इसलिए यथार्थ पर गहरी पकड़ के बावजूद उनकी कहानियों में आदर्शवादी रूमानियत विद्यमान है बच्चों। प्रसाद ने चरित्र प्रधान कहानियाँ भी लिखी हैं, जिनमें पात्रों के व्यक्तित्व को समग्रता के साथ चित्रित किया गया है साथियों। तो जैसा कि अभी हमने लेखक के परिचय के बारे में जाना है, जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं और इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में 1889 में। और इनके पिता देवी प्रसाद थे जो एक व्यापारी थे। बचपन में ही पिता और बड़े भाई का निधन हो गया था, तो इनके सिर से बड़े भाई का और पिता का साया उठ चुका था। ये बहुत कम उम्र के थे उस समय। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि इन सभी भाषाओं का अध्ययन किया, अच्छा ज्ञान प्राप्त किया इन भाषाओं में। इनका जीवन साथियों संघर्षमय रहा है और इनकी मृत्यु जो है 1937 में वाराणसी में ही हो गई। इनका निधन वाराणसी में ही हो गया था साथियों। तो पात्रों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब हम चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है देखेंगे, अभी आगे चर्चा करेंगे साथियों। पहले प्रश्न में आपको क्या पूछा जा रहा है देखेंगे आगे। कहानी के तत्वों की दृष्टि से पहला प्रश्न है आपका, कहानी के तत्वों की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी की समीक्षा कीजिए। जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी की समीक्षा कीजिए। उत्तर नंबर 1
परिचयात्मक भूमिका। सबसे पहले आएगी परिचयात्मक भूमिका साथियों, और उसके बाद में जैसा कि यहाँ समीक्षा पूछी गई है कहानी की, तो कहानी की तात्विक समीक्षा। साथियों, तत्वों की बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम कहानी के भावार्थ को समझ लेते हैं और कहानी कितने भागों में कहानी को लेखक ने बांट रखा है, किस किस संदर्भ पर आधारित कहानी है आपकी, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखेंगे साथियों, कहानी की के भागों पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं, देखेंगे इसमें। तो बच्चों, सबसे पहले जयशंकर प्रसाद की जो मधुआ कहानी है, इसमें जो है ना कहानी जो है 3 भागों पर आधारित है। जैसा कि पहला भाग है इसका, एक और सामंती व्यवस्था की क्रूरता, और दूसरे भाग में अभावग्रस्त व्यक्ति की मानसिकता। अभावग्रस्त व्यक्ति कौन है साथियों? अपने गौड़ पात्रों में देखा होगा, शराबी अभावग्रस्त व्यक्ति है। और तीसरा भाग जो है मधुआ, जो असहाय बालक है, उसकी पीड़ा का इसमें मार्मिक चित्रण किया गया है साथियों। तो जैसा कि हम जान चुके हैं, ये कहानी के 3 भागों में कहानी को बांटा गया है। तो सामंती व्यवस्था की जो क्रूरता है, सामंती व्यवस्था की क्रूरता क्या है साथियों? जैसे कि जो ठाकुर साहब हैं और जमींदार, ये दोनों ही पैसे वाले हैं और गरीब लोगों का शोषण करते हैं, पूरा फायदा उठाते हैं। तो साथियों, इन्हीं के ऊपर सामंती व्यवस्था की जो क्रूरता बताई गई है, वो इन्हीं पर आधारित है साथियों। ये कहानी के जो गौड़ पात्र हैं, तो असहाय बालक जो है मधुआ है साथियों, और एक अभावग्रस्त व्यक्ति जो बताया गया है, जो मानसिक तौर पर अभावग्रस्त व्यक्ति है, और वो है शराबी, जो कहानी के अंदर गौड़ पात्रों में आया हुआ है, शराबी। तो साथियों, देखेंगे आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मधुआ कहानी, थोड़ा सा हम इसके भावार्थ को समझ लें। मधुआ कहानी में मधुआ सामाजिक परिवेश की कहानी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया था। ये मनोवैज्ञानिक कहानी है, सामाजिक परिवेश से जुड़ी हुई। इस कहानी में प्रसाद जी ने शराबी और मधुआ पात्रों के माध्यम से जिस वातावरण की सृष्टि की है, वह सामाजिक भावनाओं से पूरित है बच्चों। शराबी ठाकुर साहब की हवेली से जाते समय बालक मधुआ के सिसकने की आवाज़ सुनकर ठहर जाता है, ठिठक जाता है। ठाकुर साहब की हवेली से बालक मधुआ के रोने की, सिसकने की आवाज़ आती है। तो साथियों, उस आवाज़ को सुन करके शराबी वहीं ठहर जाता है और उसके मन में बालक के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है उसके मन में। किसके? शराबी के मन में। बालक कौन है? मधुआ बालक के प्रति उसके मन में सहानुभूति जागृत हो जाती है साथियों। तो वह मधुआ को अपने साथ अपनी कोठरी में ले जाता है, जहाँ वो खुद रहता है।
छोटी सी कोठरी है, उसी में वो रहता है, वहीं पे जाके मधुआ को भी ले जाता है। तो साथियों मधुआ को ले जाते समय वहाँ जाके वो देखता है कि मधुआ भूखा प्यासा सारे दिन का, और उसने ठाकुर के द्वारा मार भी खाई है। तो इसलिए शराबी के मन में उसकी दयनीय दशा को देखकर मन में एक ममता जागृत हो जाती है, दया भावना जागृत हो जाती है। तो शराबी के मन में उस पर दया आ जाती है और वह उसके लिए खाने पीने का प्रबंध करता है। और जब सवेरा होता है तो देखता है वो बालक आराम से जैसे अपने घर में हो, बड़े सुकून से बैठा हुआ है, सो के जाग गया है और आराम से रिलैक्स होकर बैठा है। शराबी समझ गया है कि अब ये बालक कहीं नहीं जाएगा, ये अब यहीं रहेगा। तो उसने तब वह एक मित्र के यहाँ रखी हुई अपनी सान की मशीन साथियों, जो धारदार औजारों पर जो धार की जाती है उसको सान की मशीन बोलते हैं। वो मशीन जो है ना धारदार, एक उसी के शराबी के मित्र के यहाँ रखी हुई थी, तो वो लेकर के आता है उसके साथियों, और फिर मधुआ को लेकर काम में जुट जाता है और शराब पीना छोड़ देता है। देखा, इंसान जब बेकार होता है, जब कोई काम नहीं होता है, जब कोई घर परिवार नहीं होता है, तो वो गलत सोहबत में, गलत संगत में, गलत खान पान में अक्सर चला ही जाता है साथियों। तो अब यहाँ पर जो है ना मधुआ नाम का बालक जो उस शराबी के मन को परिवर्तित करने में सफल हो गया है। मधुआ जो बालक है उसकी पीड़ा को देख करके वह काम पर लग जाता है शराबी, और शराब पीना छोड़ देता है। इस प्रकार शराबी के सोए मन में सामाजिकता का भाव जाग जाता है बच्चों। वह उस बालक को देखकर अपने मन से प्रश्न करता है। शराबी अपने मन से ही प्रश्न करता है। क्या करता है साथियों कि किसने ऐसे सुकुमार फूल को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की है। आखिरी नियत, तब इसको लेकर मुझे घरवाली बनना पड़ेगा। जैसा कि मधुआ स्वच्छंद विचारधारा का व्यक्ति, इधर उधर घूमने फिरने वाला सारे दिन, तो अब वो कहता है अब मधुआ के लिए मुझे घरवाली बनना पड़ेगा, ऐसा वो कहता है। तो इस प्रकार मधुआ सामाजिक परिवेश से जुड़ी हुई एक मनोवैज्ञानिक कहानी है साथियों। तो आगे हम चर्चा करेंगे इस कहानी का जो क्वेश्चन है, कहानी के तत्वों की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी की समीक्षा कीजिए। तो समीक्षात्मक इसमें जो प्रश्न है आपका, इसकी समीक्षा बताई गई है। समीक्षा के पॉइंट भी देखेंगे साथियों, पॉइंटों पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पॉइंटों पर। पॉइंट नंबर 1, कथा वस्तु। कथा वस्तु को साथियों यहाँ कहानी में संयोजन भी कहा जा सकता है। जैसे कि कथा वस्तु का संयोजन, कैसे किया गया है देखेंगे। कथा वस्तु का संयोजन, और पॉइंट नंबर 2 है इसका साथियों, पात्र एवं चरित्रांकन। पात्र एवं चरित्रांकन, और पॉइंट नंबर 3 है कथोपकथन
कथोपकथन। पॉइंट नंबर 4, देश काल एवं वातावरण। पॉइंट नंबर 5, भाषा शैली। पॉइंट नंबर 6, उद्देश्य। और फिर है साथियों आपका कहानी का निष्कर्ष। तो जैसा कि कहानी के भावार्थ के बारे में, अर्थ के बारे में हम जान चुके हैं कि कहानी किस प्रकार की है। इस कहानी को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहले भाग में साथियों सामंती व्यवस्था की क्रूरता दिखाई गई है। दूसरे भाग में अभावग्रस्त व्यक्ति की मानसिकता दिखाई गई है, उसकी चर्चा की है। और तीसरे भाग में साथियों जो मधुआ नाम का असहाय बालक है उसकी पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले परिचयात्मक भूमिका। तो लेखक ने जो है ना किन किन कहानियों की रचना की है देखेंगे आगे हम। जैसे कि कहानियों का विवरण देख लेते हैं। तो परिचयात्मक भूमिका में साथियों प्रेमचंद के समान ही हिंदी कहानी लेखकों में प्रसाद का अपना विशिष्ट स्थान है। उन्होंने हिंदी कहानी साहित्य को नवीन दिशा प्रदान की है साथियों। इनके प्रमुख रूप से 4 कथा संग्रह बताए गए हैं, जैसा कि मैंने अभी चर्चा की थी आपसे। आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि और इंद्रजाल, ये प्रकाशित हुए हैं 4 कथा संग्रह इनके। इनकी कहानियों के पात्र सामान्य वर्ग से आए हैं और प्रसाद जी ने उनके मनोभावों को सूक्ष्मता से अंकित किया है साथियों। तो उन सामान्य मनुष्यों में जो संवेदना की गहनता को व्यंजित किया गया है, इसलिए यथार्थ पर गहरी पकड़ के बावजूद भी उनकी कहानियों में आदर्शवादी रूमानियत विद्यमान है, जो चर्चा हमने अभी की थी साथियों। प्रसाद ने जो चरित्र प्रधान कहानियाँ वो भी लिखी हैं, जिनमें पात्रों के व्यक्तित्व को समग्रता से चित्रित किया गया है बच्चों। तो आगे हम देखेंगे, इसमें कहानियों की चर्चा करते हैं। कहानियाँ इन्होंने कौन कौन सी लिखी हैं, क्या किया है, आगे देखेंगे प्रश्न में। तो साथियों अब हम चलते हैं प्रमुख रचनाओं पर। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है देखेंगे। आंसू, कामायनी, लहर, झरना, कानन कुसुम, महाराणा का मत, प्रेम पत्रिका। इन सारी रचनाओं को साथियों कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 रचनाओं के नाम को हम एक ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से इनको याद कर सकते हैं और बहुत ही इजीली हमें लंबे समय तक ये रचनाएं याद हो जाएंगी। कैसे करनी है ट्रिक में देखेंगे साथियों, आगे ट्रिक देखेंगे इसकी। तो ट्रिक है आंसू का झरना, महाराणा के प्रेम की लहर। इतनी सी लाइन आपको याद करनी है। कौन सी? आंसू का झरना, महाराणा के प्रेम की लहर। इससे कैसे याद हो जाएगा हमें साथियों, जब एक बार हम रचनाएं याद कर लेते हैं तो उन रचनाओं को पुनः याद करने के लिए एक संकेत पॉइंट चाहिए होता है, जो हमें किस प्रकार से याद हो जाएगा। आंसू से आंसू, का से कामायनी, झरना से झरना, महाराणा से महाराणा का मत और महाराणा से महाराणा का मत और के से कानन कुसुम और प्रेम से प्रेम पत्रिका और की लहर। लहर आपकी
लहर जो है ना, ये आपकी रचना का ही नाम है। तो हमें ओनली एक लाइन याद करनी है, कौन कौन सी देखेंगे आगे। आंसू का झरना, इतनी सी बात याद करनी है, आंसू का झरना, महाराणा के प्रेम की लहर। बस ये एक लाइन याद करने से साथियों में 60 रचनाएं याद हो जाती हैं, बहुत ही आराम से, बहुत ही इजीली। तो अब हम आगे बात करते हैं साथियों, कहानी की परिचयात्मक भूमिका पर हमने चर्चा कर ली है और प्रमुख रचनाएं भी डिस्कस कर ली हैं, आपके पात्रों के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। और अब हम चलते हैं मधुआ कहानी की तात्विक समीक्षा की ओर चलते हैं। तात्विक समीक्षा में देखेंगे सबसे पहला पॉइंट है आपका कथावस्तु का संयोजन। तो देखेंगे इसमें कथावस्तु के संयोजन में चर्चा करेंगे साथियों आगे। तो जैसा कि हमने अभी पहले भी आपको अध्ययन करवाया था, तो देखेंगे कि अभी आपको बताया था इस कहानी को 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि मधुआ कहानी में एक ओर सामंती व्यवस्था की क्रूरता दिखाई गई है, तो दूसरी ओर अभावग्रस्त व्यक्ति की मानसिकता दिखाई गई है। अभावग्रस्त व्यक्ति कौन है साथियों? ये शराबी। और सामंती व्यवस्था की क्रूरता किनके माध्यम से दिखाई गई है साथियों? वो है गौड़पात्र ठाकुर सरदार सिंह और नंदूलाल जमींदार। ये जो है ना जनता पर क्रूरता करते थे, उनका शोषण करते थे और पैसा दे करके ब्याज का ब्याज लगा करके उनसे वसूलते थे। अगर व्यक्ति पैसा वापस नहीं लौटा पाता तो उनके साथ शोषण और अनैतिक व्यवहार भी करते थे। तो साथियों ये सारी चर्चाएं जो है ना, तीसरा भाग जो इसका है वो असहाय बालक जो कि मधुआ है, उसकी पीड़ा का इसमें मार्मिक चित्रण किया गया है तीसरे भाग में। तो इस कहानी की सभी मान्य तत्वों के आधार पर समीक्षा देखते हैं साथियों। पहला पॉइंट है आपका समीक्षा का कथा वस्तु का संयोजन। तो साथियों कहानी की कथा वस्तु रोचक, संक्षिप्त, जिज्ञासावर्धक एवं सौद्देश्य होनी चाहिए। कथा वस्तु ऐतिहासिक या सामाजिक पृष्ठभूमि पर कल्पित या मिश्रित हो सकती है। उसमें चारों अवस्थाओं का सुंदर विन्यास अपेक्षित है। इस आधार पर देखा जाए तो साथियों मधुआ कहानी की कथा वस्तु सामाजिक परिवेश के आधार पर लेखक द्वारा अपनी प्रतिभा से कल्पित होती हुई भी इस तरह संयोजित की गई है कि वह स्वाभाविक सी लगती है। इस कहानी को जैसे ही हम पढ़ते हैं, जैसे इसके भावार्थ के बारे में जानते हैं साथियों, तो बिल्कुल ही ये वास्तविक कहानी लगती है, वास्तविक घटना लगती है। और एक्चुअल में देखा जाए तो कहानियों के अंदर वास्तविक घटना का ही चित्रण किया जाता है साथियों। तो वही वास्तविकता इस कहानी के शब्दों में जगह जगह झलकती है। तो आगे देखेंगे हम। तो साथियों इसमें कथानक की दृष्टि से मधुआ जो है सरदार ठाकुर सिंह के यहाँ नौकरी करता है। इन्हीं ठाकुर साहब के यहाँ रात को एक शराबी रोजाना कहानियाँ सुनाने आता है। देखा साथियों, ये शराबी जो है ना ठाकुर सरदार सिंह के यहाँ डेली कहानियाँ सुनाने जाता है उनकी हवेली पर, और मधुआ वहाँ नौकरी करता है। तो साथियों और कहानी सुनाकर 1 रुपया ले जाता है। कहानी सुनाता है और ठाकुर साहब से 1 रुपया ले जाता है, जिसकी वह शराब पी लेता है। 1 रुपया जो उसको मिलता है कहानी सुनाने से, उसकी वह शराब पी जाता है। एक दिन कहानी सुनाकर जब शराबी ठाकुर साहब की हवेली से चलने लगा तो उस शराबी ने बालक मधुआ के सिसक कर रोने की आवाज़ सुनी। जैसे ही साथियों शराबी ठाकुर साहब की हवेली से बाहर आ रहा था कहानी सुनाकर, तो देखा बाहर आते ही उसी बालक की, जो कि मधुआ नाम का बालक है जो वहाँ नौकरी करता है, उसके रोने सिसकने की आवाज़ हवेली से आ रही थी। तो साथियों शराबी वहाँ पर टिक गया और
उसने जब रोने की आवाज़ सुनी तो देखा कि कहाँ से आ रही है। सुनते ही शराबी के हृदय में बालक मधुआ के प्रति सहानुभूति जागृत हो जाती है। उसके हृदय में सहानुभूति आती है, दया आती है कि बालक मधुआ क्यों रो रहा है, क्या बात है। ऐसे वो ठिठक गया वहीं। तो साथियों, मधुआ सारे दिन का भूखा है और उसने मार भी खाई है, ठाकुर साहब ने उसकी पिटाई की है। इसलिए शराबी को उस पर दया आ जाती है और वह अपने 1 रुपये में से मधुआ के खाने पीने का प्रबंध करता है। और सवेरा होने पर जब वह यह देखता है कि वह बालक अब कहीं नहीं जाएगा, यहीं बैठा हुआ है, तब वह एक मित्र के यहाँ रखी हुई अपनी सान की मशीन उठाकर ले आता है। फिर मधुआ को लेकर काम में जुट जाता है और शराब पीना छोड़ देता है। तो साथियों, आपने देख लिया होगा कि किस प्रकार एक शराबी के मन को परिवर्तित करने वाला मधुआ नाम का बालक, तो उसने शराबी के हृदय को परिवर्तित कर दिया है। शराबी ने शराब पीना छोड़ दिया है और काम पर लग गया है। तो देखा जाए तो सामाजिक तौर पर एक बालक ने भी बहुत बड़ा काम कर दिया है, बिना करे ही एक शराबी व्यक्ति को काम पर लगा दिया है। और इधर देखा जाए तो शराबी जो व्यक्ति है उसके मन में जो सहानुभूति और दया का भाव जो मन में जागृत हुआ है, ये भाव कौन से होते हैं? सहानुभूति और दया के भाव सामाजिक होते हैं साथियों। तो सामाजिकता उसके मन में जगा दी है किसने? मधुआ नाम के बालक ने। तो साथियों, यहाँ बहुत ही कहानी का जो चित्रण है वो बहुत ही सुंदर और मार्मिक है। तो इस लघु कथानक में कहानीकार ने साथियों संपन्न एवं समृद्ध व्यक्तियों की ज्यादती और दीनहीन व्यक्तियों की दया, ममता और सहानुभूति का यथार्थ चित्रण किया है बच्चों। सारे कथानक में समूची भावभूमि सीमित आकार में ही व्यक्त हुई है और सांकेतिक पद्धति में जीवन की यथार्थ समस्या का चित्रण हुआ है। कथानक का आरंभ शराबी और ठाकुर साहब के वार्तालाप से हुआ है बच्चों। कथानक का जो आरंभ है ना, वो शराबी और ठाकुर साहब के वार्तालाप से स्टार्ट होता है, शुरू होता है। तो साथियों, कथानक का चरमोत्कर्ष शराबी द्वारा शराब न लाकर मधुआ के लिए खाने पीने का प्रबंध करने पर दिखाया गया है और कथानक का अंत शराबी को अपनी सान की मशीन लेकर पुनः काम पर जुट जाने एवं शराब छोड़ते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार बच्चों, आदि, मध्य और अवसान सभी कलात्मक हैं। तो शुरुआत और बीच का भाग और अवसान अंत का भाग, ये सभी इस कहानी में कलात्मक हैं। सारा कथानक सामाजिक संवेदना से ओतप्रोत है साथियों। और इस घटना प्रधान कथानक में अत्यंत कौशल के साथ यथार्थ जीवन का निरूपण हुआ है। अंत में स्वावलंबी जीवन का संदेश प्रभावशाली रूप में व्यक्त हुआ है बच्चों। इस तरह कथानक की दृष्टि से प्रस्तुत कहानी उत्कृष्ट चरित्र प्रधान कहानी है बच्चों। तो आपने देखा होगा अंत में जो कहानी का जो अंत है वो बहुत ही स्वावलंबी जीवन का संदेश देने वाला है, प्रभावशाली है। तो इस वजह से साथियों, इस कथानक में जो कहानी है मधुआ नाम की कहानी, उसमें कथानक की दृष्टि से कहानी का उत्कृष्ट चरित्र प्रधान कहानी इसको बताया गया है। कहानी उत्कृष्ट चरित्र वाली है। तो अभी हमने बात की है आपसे कथा वस्तु का संयोजन, पॉइंट नंबर 1। अब हम चलते हैं साथियों पात्र एवं चरित्रांकन। तो पात्रों के बारे में हमने समझ ही लिया है, अब उनका चरित्रांकन देखते हैं साथियों। तो मधुआ कहानी में केवल 3 पात्र हैं। कौन कौन से? ठाकुर सरदार सिंह, शराबी और मधुआ। और
जमींदार लल्लूलाल जमींदार, इसका साथियों चरित्र बहुत कम दिखाया गया है, ना के बराबर। तो देखते हैं मेन जो है इसमें 3 हैं, जिनके 3 पात्रों के माध्यम से ही लेखक ने कहानी को गति प्रदान की है साथियों। तो इसमें से प्रसाद की दृष्टि से, प्रसाद की जो दृष्टि केवल शराबी के चरित्र चित्रण पर ही रही, जो ठाकुर साहब को कहानियाँ सुनाने के लिए रात में कभी दोपहर को और कभी सुबह ही आ जाता है और अपनी लक्ष्यदार कहानियाँ सुनाकर ठाकुर साहब के मन को रंजित करता है। ठाकुर साहब बदले में उसे 1 पैसा देते हैं, दिए पैसे से वह शराब का सेवन करता है साथियों। तो मधुआ ठाकुर के बेटे की, मधुआ जो है ना ठाकुर के बेटे की नौकरी करता है, परंतु उसे दिन भर भूखे रहना पड़ता है। लल्लू जमादार उसे रात को भोजन देने की बजाय मारने को उद्यत हो जाता है। एक दिन रात को मधुआ नामक बालक को जब शराबी रोते हुए देखता है, तब उसके हृदय में दया का सागर उमड़ पड़ता है साथियों। परिणाम स्वरूप उसके हृदय में उस बालक के प्रति इतनी सहानुभूति जागृत हो जाती है कि वह उस बालक को अपने घर ले आता है तथा अपने उस 1 रुपए की शराब न पीकर उस भूखे बालक को मिठाई पूरी खिलाता है। उसने सोचा तो था कि 7 दिन के बाद आज ठाकुर साहब ने 1 रुपया, ठाकुर साहब से जो 1 रुपया मिला है तो उसकी शराब लेकर भरपेट पीकर सोऊंगा, परंतु उस लड़के ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया बच्चों। इतना ही नहीं, दूसरे दिन जब उसे यह पता चला कि यह बालक अनाथ है और कहीं अन्य स्थान पर नहीं जाएगा, तब वह उसे लेकर फिर अपना स्थान रखने का काम शुरू कर देता है। इस प्रकार इन दोनों पात्रों के चरित्र चित्रण में साथियों, जहाँ कहानीकार ने मानवीय संवेदना एवं श्रम निष्ठा की व्यंजना की है, वहाँ चारित्रिक विकास को अति प्रशस्त रूप में उपस्थित किया गया है। विशेषकर शराबी के हृदय परिवर्तन का चित्रण अति आकर्षक और संवेदनापूर्ण चित्रित किया गया है साथियों। तो ये हुई आपकी दूसरे पॉइंट, पात्र एवं चरित्रांकन की बात। अब हम चलते हैं तीसरा पॉइंट, 3 नंबर का पॉइंट, कथोपकथन। कथोपकथन की ओर चलते हैं साथियों, देखते हैं। कथोपकथन प्रसाद जी ने अपनी कहानियों को अधिकाधिक जीवंत रूप प्रदान करने के लिए संवादों की योजना बड़े मनोयोग से की है साथियों। यह सत्य है कि बिना संवाद के भी कहानी का निर्माण हो सकता है, परंतु ऐसी कहानियों को पढ़कर प्रायः पाठक का मन ऊब जाता है जो कहानी बिना संवाद के होती है, और उनमें नाटकीयता का अभाव होने से जीवंत रूप के दर्शन नहीं होते हैं बच्चों। तो संवादों के द्वारा घटनाओं एवं पात्रों की विशेषताओं का उद्घाटन जितनी सफलतापूर्वक हो सकता है, उतना अन्य किसी साधन द्वारा संभव नहीं है। तो इसीलिए प्रसाद जैसे कहानीकार संवादों का सहारा लेकर अपनी कहानियों को अधिकाधिक नाटकीय गुणों से ओतप्रोत करके उनमें सजीवता एवं स्वाभाविकता की सृष्टि किया करते हैं साथियों। इसीलिए उनकी कहानियों के संवाद संक्षिप्त, व्यवहारिकता से पूरित, रोचक, गतिशील तथा नाटकीयता के गुणों से पूरित होते हैं। जहाँ तक मधुआ कहानी के संवादों का प्रश्न है बच्चों, वे संवाद शराबी और मधुआ के स्तर के अनुरूप हैं। उनमें पर्याप्त गतिशीलता तथा नाटकीयता है। इसके संवाद कथानक को विकसित करने वाले तथा पात्रों के चारित्रिक विकास का उत्कर्ष करने वाले हैं।
साथ ही संक्षिप्त, तर्कयुक्त, कौतूहलजनक तथा मनोभावों के व्यंजक संवाद प्रयुक्त हुए हैं, जिससे प्रस्तुत कहानी अति संवेदक, संप्रेष्य बनी हुई है साथियों। तो कुछ उदाहरण देखेंगे साथियों। उदाहरण के लिए छोटी सी लाइनें देखेंगे कुछ कहानी की। तो शराबी और बालक मधुआ का यह संवाद देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए दोनों का संवाद देखेंगे। क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? मधुआ बोलता है, कहीं नहीं। शराबी और मधुआ दोनों आपस में बात करते हैं। बोलता है, क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? तो बालक बोलता है, मधुआ, कहीं नहीं। आगे, ये लो। तो फिर क्या यहाँ जमा गड़ी है कि मैं खोद कर तुझे मिठाई खिलाता रहूँगा? देखा, यहाँ पर क्या पैसे गड़े हुए हैं जो मैं खोद कर तुम्हें मिठाई खिलाता रहूँगा? ये कौन कह रहा है? शराबी मधुआ से। तब कोई काम करना चाहिए। सोच रहा है शराबी कि आखिर घर चलेगा कैसे? हम एक से अब दो हो गए हैं और कमाई का कोई साधन नहीं है, तो हमें काम करना पड़ेगा। तो मधुआ बोलता है, करेगा जो कहो, यानी आप जो कहोगे वो मैं करूँगा, ऐसा मधुआ ने जवाब दिया। आगे, अच्छा। शराबी बोलता है, तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा। यह कल तेरे लिए लाया हूँ, चल आज से तुझे शाम देना सिखाऊंगा। इस प्रकार साथियों, संवाद योजना की दृष्टि से मधुआ कहानी उत्कृष्ट कहानी है। इसके संवाद, कथानक और पात्रों के सर्वथा अनुरूप हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 है देश काल एवं वातावरण। तो देश काल और वातावरण पर चर्चा करते हैं साथियों। कहानी का देश काल क्या है, आसपास का वातावरण क्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो साथियों, मधुआ कहानी में केवल 3 पात्र हैं, जैसा कि हमने अभी बता दिया था आपको। तो उन्हीं पात्रों के आधार पर कहानी आगे बढ़ाई जा रही है, प्रस्तुतिकरण किया है लेखक ने। तो देश काल एवं वातावरण जो है इसका, प्रसाद की कहानियों में देश काल और वातावरण का पूरा ध्यान रखा गया है बच्चों। उसमें वातावरण की सृष्टि अति कलात्मक एवं प्रभाव उत्पादक दिखाई देती है। मधुआ कहानी दास्ता के युग की अकर्मण्यता की कहानी है बच्चों। मधुआ जो कहानी है वो दास्ता के युग की अकर्मण्य कहानी है। और जमींदार जब अपने मनोविनोद के लिए आम आदमी को मनोरंजन का साधन मानते थे, तो शराबी किन्हीं गमों में डूबा हुआ ऐसा ही अकर्मण्य है। अकर्मण्य का मतलब होता है साथियों, काम करने की इच्छा न रखना, काम न करना। तो शराबी भी ऐसा ही था, उसका भी मन नहीं करता था कि मैं कुछ करूं, यूं ही टाइम पास करता रहता। तो जो अपना जीवन केवल शराब तक ही सीमित रखता है, उसे कोई मतलब ही नहीं था साथियों। न कोई घर था, न कोई गृहस्थी थी, न कुछ और था। उसे बस शराब पीना और सोना, बस इन्हीं चीज़ों से मतलब था। तो अकर्मण्य इधर से उधर घूमा करता था ये। तो उस युग में जमींदारों के शोषण का चित्र भी कहानी में मिलता है बच्चों, कि जमींदार किस प्रकार व्यक्तियों का शोषण किया करते थे, जनता का शोषण किया करते थे। तो साथियों, बालक मधुआ इसका प्रतीक है, जो भूखे रहकर भी जमींदार के बेटे की नौकरी करता है। ठाकुर के शोषण से पीड़ित बालक मधुआ जब शराबी से मिलता है, तब शराबी की मानसिकता में बदलाव आता है बच्चों। जैसा कि हमने पिछले जो इस कहानी का जो आपको भावार्थ बताया है, उसमें इसकी चर्चा की है बच्चों, अध्ययन करवाया है आपको। तो वह काम करने की सोचता है, यह उसकी सोच उसके लिए नहीं होती है, बल्कि साथी बच्चे के लिए होती है।
जिसके कारण वह अपनी सान मशीन पर काम करके घर चलाने लगता है। जिम्मेदारी आने पर कर्मण्यता में बदल जाती है बच्चों। देखा आपने, जो व्यक्ति काम करना नहीं चाहता था वो अब अपने आप को बदल करके, अपनी मानसिकता को बदल करके कर्मण्य हो गया है, काम करने की इच्छा रखने लगा है, काम पर जुट गया है। तो साथियों, उस तरह कहानीकार ने समकालीन परिवेश को देश काल व वातावरण की दृष्टि से अपनाया है तथा कहानी में आए समस्त पात्रों को तत्कालीन समाज के जीवंत रूप में प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। साथियों, अब हम चलेंगे पॉइंट नंबर 5 पर, भाषा शैली। तो देखेंगे बच्चों, भाषा शैली में क्या दिया है, लेखक ने क्या बताया है। प्रसाद की कहानियों में जहाँ संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है, वहाँ सरल एवं बोलचाल के शब्दों का प्रयोग भी देखा जाता है। मधुआ कहानी की भाषा सरल बोलचाल की है। इसमें तत्सम शब्द अल्प मात्रा में प्रयुक्त हुए हैं। साथियों, तद्भव एवं देशज शब्दों का इसमें पात्रानुसार प्रयोग किया गया है। शैली की दृष्टि से देखा जाए तो बच्चों, प्रस्तुत एकांक कहानी में नाटकीय शैली, स्वगत कथन शैली, भावात्मक शैली, मनोविश्लेषणात्मक शैली और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। मधुआ के संबंध में सराबी के चिंतन में स्वगत कथन एवं मनोविश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग कलापूर्ण ढंग से किया गया है। कहानी के उत्तरार्ध में नाटकीय शैली अपनाई गई है बच्चों। इस तरह भाषा शैली की दृष्टि से प्रस्तुत कहानी मधुआ एक सफल रचना है, एक श्रेष्ठ कहानी है। अब हम बात करेंगे बच्चों उद्देश्य की। 6वां पॉइंट है हमारा उद्देश्य। तो ये कहानी हमें क्या उद्देश्य, किस माध्यम से इस कहानी में उद्देश्य की चर्चा की गई है। तो साथियों, देखेंगे क्या उद्देश्य बताया गया है इस कहानी का, लेखक ने क्या उद्देश्य दिया है इसमें। तो साथियों, मधुआ कहानी में एक अभावग्रस्त व्यक्ति की मनोभावनाओं का तथा एक अनाथ बालक के शोषण उत्पीड़न का मार्मिक चित्रण हुआ है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य जमींदार की असंवेदनशीलता, जमींदार जो था ना, तो उसकी असंवेदनशीलता तथा शराबी की मानवीय संवेदना व्यक्त कर मेहनत से कमाकर खाने को गौरव की बात मानने की प्रेरणा देना है। साथियों, तो अब हम आगे देखेंगे। इसमें मधुआ एक ऐसा अनाथ बालक है जिसके प्रति मानवीय संवेदना रखने से शराबी का हृदय परिवर्तन हो जाता है, जैसा कि हमने पिछले पॉइंट में चर्चा की है इसकी, और कुछ काम करके आजीविका चलाने को उद्यत हो जाता है। तो साथियों, इस तरह कहानी का उद्देश्य मानवीय संवेदना एवं आदर्श भावनाओं का प्रेरक है। अब हम बात करेंगे निष्कर्ष की। तो साथियों, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि मधुआ कहानी प्रसाद की चरित्र प्रधान कहानी है, चरित्र प्रधान रचना है। इसमें कथानक, संवाद, भाषा शैली और वातावरण के साथ उद्देश्य निरूपण में कलात्मकता दिखाई देती है बच्चों। प्रसाद की कहानी प्रसाद की कहानी में कला की सभी विशेषताएं इसमें समाविष्ट हैं। इस दृष्टि से यह एक श्रेष्ठ कहानी है साथियों। तो मधुआ कहानी में अभी हमने जो चर्चा की है साथियों, लगता है आपको समझ में आ गया होगा। लेखक की प्रमुख रचनाएं जो
जिसके माध्यम से आपको याद करनी है। पात्रों के नाम याद दिए गए हैं। प्रत्यात्मक भूमिका यानी लेखन के परिचय पर हमने चर्चा कर ली है और कहानी की तात्विक समीक्षा पॉइंटों के माध्यम से आपको अवगत करा दी गई है, अध्ययन करा दिया गया है। तो साथियों, जयशंकर प्रसाद की मधुआ कहानी बहुत ही संवेदनशील, भावनाओं से भरी हुई और एक अनाथ असहाय बालक की पीड़ा का मार्मिक चित्रण हुआ है इस कहानी में। ये कहानी का पहला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। अब हम चलते हैं आगे